हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में, जिसमें अपना क्या चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में भी आपको कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, जैसे कि आपने पूरा यूनिवर्स पढ़ लिया, सौरमंडल पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिए, और उसके बाद आपने क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने बता दिया है। और अब अपन क्या देख रहे हैं, रॉक्स, यानी कि कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, जैसे आग्नेय, अपसादी और अपनी रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, जिसमें अपन ने क्या क्या देख लिया था कि आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान जो है उनमें कौन सा प्रभाव पड़ता है। जैसे रासायनिक इफेक्ट है, भौतिक भौतिक है, तो रासायनिक इफेक्ट क्या होता है, इन पे कम पड़ता है, भौतिक ज्यादा पड़ता है। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैंने बताया था कि सबसे पहले ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है उसी से क्या हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखा निर्माण के आधार पर, और उसके बाद अपन ने देखा रासायनिक तरीके से इनका निर्धारण किया गया। रासायनिक रूप से देखा जाए तो यानी कि इसको एसिडिक, यानी कि अपन ने देखा लवणीय फॉर्म, यानी कि बेस क्षार और अम्ल के रूप में अपन ने इसका डिवाइड किया। यानी कि अम्ल के रूप में अगर बात करें तो अम्लीय चट्टान के रूप में देखते हैं, तो वो चट्टान जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और अगर इसमें बात करें क्षार की, तो क्षार की मतलब क्षार जिसमें 45 से 55% तक क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। कणों के आधार पर देखा जाए तो ये थोड़ी ज़्यादा बारीक होती हैं, और इस तरीके से अपन ने देखा। और अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये उठ के आता है कि इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना, जैसे ग्रेवो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, पायोलिन हो गया, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल उठ के आते हैं। जितने भी खनिज हैं वो सभी क्या आते हैं, इस आग्नेय चट्टान के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ठीक है। और इन चट्टानों से क्या पर्वत पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने देखा। अब थोड़ा सा इसमें रह गया था कि आग्नेय चट्टानों का जो कौन कौन सी कार्बोनेट समूह के अंतर्गत आती है, ऑक्साइड समूह के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं सबसे पहले सिलिकेट समूह के अकॉर्डिंग आने वाले खनिज, यानी कि आग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाले एलिमेंट होते हैं, खनिज होते हैं, जिसमें देखते हैं आग्नेय समूह यानी कि सिलिकेट समूह से कौन कौन से हैं, अपना फेल्सपार, क्वार्ट और अब्रक। अब्रक बोले तो माइका, ये आग्नेय चट्टान के ही एग्जाम्पल है। आपको अगर सिंपल छोटे पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिर्फ सिंपल सा एग्जाम्पल उठ के ही आता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कार्बोनेट समूह के अंतर्गत कौन कौन से खनिज रखे गए हैं, कैल्साइट और डोलोमाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए सल्फाइड समूह के अंतर्गत, सल्फाइड मतलब जिसमें सल्फर रहता है, जैसे आपने गैलेना देखा होगा, ये किसका, शीशे का एस का यानी कि ओर है, तो PbS होता है, यानी कि एस यानी कि सल्फर की मात्रा उपस्थित रहती है। धात्विक ऑक्साइड जिनमें ऑक्साइड समूह पाया जाता है, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, Al2O3, बॉक्साइट जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर होता है Al2O3, तो इसमें O मतलब ऑक्साइड ग्रुप पाया जा रहा है। इस तरीके से मैग्नेटाइट हो गया। अब देखते हैं भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो देखते हैं, ये पूरा इंडिया का मैप बनाया हुआ है, जिसमें देखते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो ये आग्नेय चट्टान यानी कि अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या निकलता है, लोहा निकलता है, जहाँ पर बाबा बुदैन और कुद्रेमुख जो पहाड़ियाँ हैं ये लोहे के लिए फेमस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक यानी कि 27% अगर लोहे की बात करें तो यहाँ पर 27% लोहा है पूरे भारत का। कहाँ पर, कर्नाटक में पाया जाता है। अगर बात करते हैं तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में आग्नेय चट्टान यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर अब्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्या है, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का एक नेल्लोर जगह है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में अब्रक पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये हो गया रांची का पठार हो गया, और राजमहल हिल्स हो गई। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं तो भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सभी प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस कारण से भारत का रूर कहते हैं। रूर क्या है, रूर एक्चुअल में कुछ नहीं है, रूर जर्मनी में क्या है, एक शहर है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। तो उसी तरीके से भारत में इस छोटा नागपुर के पठार को उसकी संज्ञा दे दी गई है कि इसे भारत का रूर कहते हैं। इसके आगे इससे पहले अपन ने क्या खत्म किया है कि आग्नेय चट्टान पूरा खत्म हो गया। आग्नेय चट्टान में आपके लिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके आगे अपन चलते हैं अपसादी चट्टान यानी कि सेंडिमेंट्री चट्टान क्या होती है। अपसादी चट्टान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपसादी चट्टान होती क्या है,
अपसारी चट्टान एक्चुअल में कुछ नहीं, अपसारी चट्टान का निर्माण एक्चुअल में जो आगरी चट्टान है, आगरी चट्टान की टूट फूट से ही इसका निर्माण होता है। यानी कि बात करें तो अपक्षय अपरदन, जैसे पानी बरस रहा होता है तो जल बहाव से, मृदा यानी कि हवा चल रही है उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़कर जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसी से अपसारी चट्टानों का निर्माण होता है। और क्या बात कर सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, आगरी चट्टानों का निर्माण हो गया। आगरी चट्टानों की टूट फूट से जो कंकड़ पत्थर वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर जम जाते हैं कम गहराई में। उस तरीके से क्या होता है, अपसारी चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपसारी चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया किससे हुई है, तो आगरी चट्टानों से ही अपसारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। किस प्रकार से हुई है, तो अपक्षय और अपरदन की क्रिया के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। ये मैंने बताया है आपको कि आगरी चट्टानों की टूट फूट, आगरी चट्टानों की टूट फूट अपक्षय और अपरदन की क्रिया से अपसारी चट्टान का निर्माण हुआ है। कण कैसे होते हैं, इसके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो परत पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार आया है कि अपसारी चट्टानों में अपसारी चट्टान परत विहीन होती है या परत सहित होती है, यानी कि परत पाई जाती है या फिर इनमें परत नहीं पाई जाती है। तो इनके ऊपर क्या होती है, परत पाई जाती है। ये कैसी होती है, मुलायम होती है। ये कैसी, मुलायम होती है। जीवाश्म की अगर बात करते हैं, इसमें कौन कौन से जीवाश्म, यानी कि जीवाश्म पाया जाता है, उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था। उसमें जितने भी एलिमेंट, जितने भी खनिज है, वो सब क्या होती है, आगरी चट्टान के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें अगर बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म, कोयला, तेल, गैस, स्लेट, संगमरमर, नमक आदि, तो इसके अंतर्गत ये आता है। और पृथ्वी की क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है, उसके निर्माण में इसका 5% योगदान होता है, जबकि आगरी चट्टान का 95% योगदान होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जीवाश्म किस में पाया जाता है, अपसारी में, आग्नेय में या रूपांतरित में। तो आपको याद रखना है, अपसारी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। अगर बात करते हैं कि कितना परसेंट योगदान अपसारी चट्टान का पृथ्वी क्रस्ट के निर्माण में होता है, तो 5% होता है, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं अपन इन अपसारी चट्टानों को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन ने इनको 3 तरीके से डिवाइड किया है, किस किस आधार पर अपन को इसका वर्गीकरण करके पढ़ना है। जैसे कि देख सकते हैं अवसाद के आधार पर, अवसाद मतलब जिन चट्टानों की टूट फूट होकर इनको जैसे पानी वगैरह द्वारा बहाकर लाया जाता है, तो अवसाद के आधार पर देख सकते हैं चट्टानों की चूड़ यानी कि चट्टानों का जो टूट फूट हुआ है वो क्या हुआ, अक्षय अपरदन से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है, बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, किले या चीका, लोयस मृदा। लोयस मृदा का मतलब होता है जब तेज हवाएं, राजस्थान की अगर बात करें, तेज हवाओं के साथ जो मिट्टी होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक जो बालू होती है वो बहाकर अलग जगह पे इकट्ठा कर देती है, तो उसके बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है तो उसको अपसारी चट्टान यानी कि लोयस मृदा इसको बोल दिया जाता है। जैविक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, जैविक एलिमेंट मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह होता है वो अगर वनस्पति के रूप में क्या होते हैं, चट्टान के नीचे दबकर कई लाखों सालों पुरानी साल बाद ये उसके अंदर दब जाते हैं। दबने के बाद जो इस प्रकार से अपन को प्राप्त होते हैं उनके आधार पर देखते हैं। तो ये हुआ चूना प्रधान होती है, देखते हैं जैविक तत्वों के आधार पर चूना प्रधान, डोलोमाइट, ठीक है, ये हो गया। इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जैविक तत्वों को, एक तो चूना प्रधान, इसमें डोलोमाइट आ जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो कार्बन प्रधान मतलब वनस्पति जो वनस्पति होती है ना वो दब जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, वनस्पति के दबने से यानी कि जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जीव जंतु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद जो दबे रहते हैं कई सालों की प्रक्रिया होती है जब जाके ये जीवाश्म के रूप में बदलते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, गैस कोल हो गया। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जैविक एलिमेंट्स के आधार पर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं रासायनिक तत्वों के आधार पर, रासायनिक तत्वों के आधार पर देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ये आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे सेलखड़ी हो गई, सेलखड़ी मतलब ये सेलखड़ी जैसे आपने देखा होगा ना, कलई टाइप की होती है, कलई उसी टाइप की सेलखड़ी होती है। सेलखड़ी, नमक, टीराइट और जिप्सम। तो ये आपको ये एग्जाम्पल अगर आप सिंपल फॉर्म में अगर सारे एग्जाम्पल याद रख लेते हो, याद करने ही है क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। अब अपना रह गया है रूपांतरित चट्टान, उसका भी देख लेते हैं किसकी है। कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान क्या रॉक्स क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको बताया था कि इसे किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि अत्यधिक ताप और दाब पर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसका देखते हैं कि आगरी चट्टान से किस प्रकार से कायांतरित चट्टान बनती है और अपसारी चट्टान से किस प्रकार से
कायांत्री चट्टान बनती है। कायांत्री चट्टान अगर देखते हैं आग्नेय से रूपांतरित चट्टान या कायांत्री चट्टान एक ही बात है, जिसमें देखते हैं ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीच बनता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट सिस्ट बनता है और ग्रेवो से सर्पेंटाइन बनता है। इसके बाद अवसादी से किस प्रकार से कायांत्री चट्टान प्राप्त होती है, तो जब बलुआ पत्थर को अत्यधिक ताप और दाब प्रक्रिया होती है तो इससे क्या होता है, क्वार्टजाइट बनता है, सेल और क्ले से स्लेट बनती है और चूना पत्थर यानी कि संगमरमर और कांग्लोमरेट यानी कि क्वार्टजाइट बनता है। तो ये आपको अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि क्वार्टजाइट किसका एग्जाम्पल है, तो ये कायांतरित का है, ठीक है। और इस तरीके से ये पूछ दिया जाए संगमरमर किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी क्वार्टजाइट के अंतर्गत आता है। चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है, चूना पत्थर किसके अकॉर्डिंग आता है, तो आपको याद रखना है अवसादी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठ के आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन उठ के आए। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जैसे क्वेश्चन आया है कि यूरेनियम जो है वो किस चट्टान के अकॉर्डिंग आता है या किस चट्टान का पार्ट है, तो देखते हैं यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम को किससे प्राप्त करते हैं, पिच ब्लेंड की क्रिया से प्राप्त करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूरेनियम को पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया है, मतलब इसको बदला गया है, किसमें, दूसरे फॉर्म में बदला गया है। तो आप इसको याद रखोगे कायांतरित में। कायांतरित मतलब काया बदल देना, जैसा आपका रूप था वैसा ना रहकर दूसरा रूप हो जाना। अब टीलाइट यानी कि अवसादी चट्टान, टीलाइट में देखते हैं टीलाइट किसके अंतर्गत आती है, तो अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का लाल किला। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस प्रकार की चट्टान से बना है, किस प्रकार के पत्थर से बना है, तो आपको याद रखना है बलुआ पत्थर से बना है और ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। तो सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि नमक किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म किसके अंतर्गत आते हैं, अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपका चट्टान वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया है और आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसे पूरा पढ़ लेते हो। पूरा कॉन्सेंट्रेट होके इसको आपको याद करना है, बार बार चीज़ें रिपीट करनी है, क्योंकि जब तक बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे तो आप चीज़ों को भूलोगे। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जब तक है तब तक आपको हर चीज़ को बार बार रिपीट करना है। रिपीट करना ही स्टूडेंट लाइफ है। अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि आप कंपटीशन की लाइन में अभी उतरे नहीं हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन आने लगे, आंसर आने लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर नहीं याद आ रहा है, किताब अपने आप से जाकर किताब खोलने लगे, आंसर खोजने लगे, तो समझिए कि आप कंपटीशन लाइन में उतर गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए कल अपन को क्या पढ़ना है, कल अपन यहाँ पर ज्वालामुखी का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, तो ये पूरा मैं पार्ट कंप्लीट कराऊंगी। इसके लिए आपको कल जुड़े रहना है। थैंक यू।